जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2013 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम जो आयोजित हुए थे, ठीक है ना, 12th का, जिसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो प्रश्न था उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। और यह 2013 के जो प्रश्न है, ठीक है ना, जितने भी प्रश्न है उसका आज हम लोग इसी वीडियो में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और यह इसका पहला क्लास है। अगर आप इससे पहले के क्लास को नहीं देखे, जैसे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अगर आप इन ईयरों का जो है अगर आप नहीं देखे हैं क्लास, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है साथियों कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है वो आपको किस वर्ष मिले थे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1920, 1921, 1922, 1923। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो कब, तो आपको 1922 में किसके द्वारा किया गया था, तो वो आपको रखालदास बनर्जी के द्वारा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। तो साथियों, मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है ना, वो होता है आपको मृतकों का टीला। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब भी पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी क्या, कि ये जो मोहनजोदड़ो है यह आपको किस नदी के तट पे मिले हैं। तो देखिए, तो मोहनजोदड़ो जो है साथियों, यह आपको सिंधु नदी के तट पर जो है वो आपको पाकिस्तान में मिले। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो है क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है वो आपको नगर था। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की क्या है कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से जो है वो आपको एक सभ्यता है। और यह सभ्यता जो थी वो आपको शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना, यानी कि नगरीय सभ्यता थी। इसका प्रशासन जो था नगर पालिका जैसा था। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो साथियों दूसरा प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना, आप लोग इसको पढ़िए और देखिए कि ये आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सारे चीज जो है आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। जहां दिक्कत होती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इसे देख लिए होंगे। चलिए, अब बताइए कि क्या है, होगा इसका आंसर, नहीं होगा। प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो आपको कहां से प्राप्त हुए, यही पूछा जा रहा है। प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन भी देख लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि विशाल स्नानागार के जो लंबाई है वो कितना था। तो देखिए, इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यह आपको 39 फुट, ठीक है ना। अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई जो है वो आपको 23 फुट। वहीं अगर हम गहराई की बात करते हैं तो इसकी जो गहराई थी वो आपको कितनी थी जानते हैं, तो आपको 8 फुट थी। तो ये है आपको विशाल स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और आपको गहराई, जिसको आप लोग ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं। चलिए, और भी चीज जान लेते हैं। जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज कब होती है, 1921 में, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर था। मोहनजोदड़ो की खोज जो होती है 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरा नगर था, ठीक है ना। और जिस समय हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी उस समय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे वो आपको कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। उसके बाद है कालीबंगा। तो देखिए, कालीबंगा की खोज जो होती है 1953 में, ठीक है ना। और कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में जो है वो आपको मिला है। वहीं लोथल जो है वो आपको गुजरात में मिला है। और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था कि आपको एक बंदरगाह नगर था, ठीक है ना। और यह आपको भोगवा नदी के तट पर जो है वो आपको मिले हैं। तो यहाँ से जो कुछ भी बताया जा रहा है आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो दो का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आपको यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको हो जाएंगे, यानी कि मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। और यहीं से आपको विशाल क्या है कि आपको अन्नागार भी मिला है, जो कि विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी क्या थी कि आपको इमारत थी। तो आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न आएंगे आपको बढ़िया से देख लेना, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देखिए, कह रहा है देवराय प्रथम, हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो देखिए, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया ना साथियों, वो आपको हरिहर और बुक्का ने। तो फिर यहाँ से एक बात आती है
कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1336 ईस्वी में। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो 1336 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं कौन, तो हरिहर और बुक्का, और ये दोनों जो है विधारण्य नामक संत के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से, तो याद रखिएगा विधारण्य नामक जो संत है उसी के आशीर्वाद से इसने क्या किया था कि आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया था। उस चारों राजवंश के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले आपको आएंगे संगम वंश, ठीक है ना। और संगम वंश के जो संस्थापक था वह कौन था, तो इसे भी आपको याद रखना है कि संगम वंश के संस्थापक जो था वो आपको हरिहर और बुक्का था। कौन था, हरिहर और बुक्का। और इसने अपने पिता संगम के नाम पर क्या किया था कि आपको संगम वंश की जो है वो आपको स्थापना किया था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 1 नंबर में हो जाएगा आपको संगम वंश, ठीक है ना। दूसरा जो है वह है आपको शालू वंश, इसे भी आपको याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला दूसरा वंश। तीसरा वंश जो है साथियों वह है आपको तुलुव वंश। उसके बाद जो है आपको चौथा वंश वह कौन है, तो देखिए तो चौथा वंश जो है वह है आपको आरवीडू वंश। कौन सा वंश है, आरवीडू वंश। तो देखिए तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले जो टोटल वंश है उसकी संख्या कितनी है, तो वह आपको 4 है। अब जरा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संगम वंश के स्थापना कौन किया था, तो वह आपको कौन, हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे। सालू वंश के संस्थापक जो थे वो आपको कौन थे, तो नरसिंह सालुब थे। तुलु वंश के संस्थापक जो थे वो आपको वीर नरसिंह थे। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे। इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। और कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक जो थे, उनका संबंध जो है किस वंश से है, इनका संबंध आपको तुलु वंश से है। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कि कृष्णदेव राय का संबंध जो है किस वंश से है, तो हम क्या कहेंगे कि इनका संबंध जो है वो आपको तुलु वंश से। और इन्होंने तेलुगु राजनीति पर आधारित एक पुस्तक लिखा था, ठीक है ना। उस पुस्तक का नाम है, आपको क्या जानते हैं, जो कि आपको बिहार जो एसएससी नहीं कहेंगे, जो आपको सेंट्रल एसएससी जो है केंद्र का जो एसएससी होता है, ठीक ना, उसमें यह प्रश्न जो था वो आपको पूछा गया था। और उस पुस्तक का नाम क्या है आप जान लीजिए, तो वह पुस्तक है आमुक्त माल्याद। क्या है, आमुक्त माल्याद। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि आमुक्त माल्याद किसने लिखा था, तो क्या कहिएगा, कृष्णदेव राय, जो कि आपको तेलुगु राजनीति पर क्या है कि आपको आधारित है। इसके अलावे जावंती कल्याणम करके इन्होंने एक क्या किया था, संस्कृत नाटक भी लिखे थे। तो साथियों 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको बढ़िया से इसे देख लेना है। जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए कह रहा है बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन, कौटिल्य। तो साथियों प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किया था ना वो आपको हरिसेन ने किया था। और हरिसेन जो था किसका दरबारी कवि था, यह भी जान लीजिए। तो साथियों हरिसेन जो था वो आपको समुद्रगुप्त का क्या है कि आपको दरबारी कवि था। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि हरिसेन कौन था, तो कहेंगे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। उसके बाद कौटिल्य के बारे में जान लीजिए, यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। और आपको चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। देखिए ये सब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है बाणभट्ट, यह आपको हर्षवर्धन के क्या थे कि आपको दरबारी कवि थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये जो आपको हर्षवर्धन है, ठीक है ना, इसका जो संबंध है किस वंश से है, तो इनका जो संबंध है ना वो आपको पुष्यभूति वंश से। किस वंश से है, पुष्यभूति वंश से। उसके बाद है कालिदास, इन्हें भारत का हम लोग क्या कहते हैं कि आपको शेक्सपियर कहते हैं। और कालिदास संभवतः आपको क्या थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो थे वो आपको दरबारी कवि थे। क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है ये जो समुद्रगुप्त देख रहे हैं, ठीक है ना, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और नेपोलियन कहाँ का शासक था, फ्रांस का। और इसी से तुलना की जाती है भारतीय शासक समुद्रगुप्त। और इसी के दरबार में रहने वाले जो हरिसेन है उसी ने क्या किया था कि आपको प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख की रचना किया था। कौटिल्य जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था वह है आपको अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र से हमें क्या होता है जानते हैं कि आपको मौर्य वंश के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे।
और कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, क्या कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है क्या, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो देखिए, तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो नया सिद्धांत जोड़ा था ना, वो आपको ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर ये बताइए महावीर कौन थे। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के आपको 24वें तीर्थंकर थे, जबकि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी के पंच महाव्रत कौन कौन है, इससे पहले जान लीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले है आपको सत्य, सत्य के बाद जो हो जाएगा आपको अहिंसा, अहिंसा के बाद जो है वो आपको अस्तेय, क्या है, अस्तेय। उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको अपरिग्रह, क्या है, अपरिग्रह। उसके बाद जो है आपको ब्रह्मचर्य। यह महावीर स्वामी के पंच महाव्रत है, क्या है, पंच महाव्रत है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या साथियों, कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यह तो 4 गो जो था वो आपको किसका था, तो ये पार्श्वनाथ के भी सिद्धांत थे। और इसी सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जो जोड़े थे ब्रह्मचर्य, वो आपको महावीर स्वामी ने, और इसी को कहा गया महावीर स्वामी का पंच महाव्रत। क्या कहा गया, पंच महाव्रत, ठीक है ना। यानी इस टोटल को मिलाकर कहा जाता है आपको पंच महाव्रत, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैन धर्म के पंच महाव्रतों को लिखे, ये 5 लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको इजी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर क्या हो गया, तो वह आपको बी हो गया। चलिए, अब हम चलते हैं 6 में। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए कह रहा है वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य। उसके बाद जो है आपको वेद व्यास। तो साथियों, महाभारत की जो रचना किए थे ना, वो आपको महर्षि वेद व्यास, और ये 28वें नंबर के वेद व्यास थे। क्या थे, 28वें नंबर के वेद व्यास। देखिए, वेद व्यास एक उपाधि है, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यानी जो सभी वेदों के ज्ञाता होते थे उनको वेद व्यास जो है वो आपको कहा जाता था। बाकी इधर देख रहे हैं याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किया था। मनु जो है वो आपको मनु स्मृति की रचना किया था, जो कि मनु स्मृति है क्या, तो आपको मतलब हिंदू विधि पर आधारित जो है वो आपको पहली पुस्तक है। महर्षि वाल्मीकि जो है उन्होंने रामायण की रचना किए थे। ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और महाभारत की जो रचना है वो आपको कब हुई थी, तो महाभारत की रचना जो मानी जाती है 500 बीसी से आपको 500 एडी, यानी कि 1000 वर्ष में इसकी जो है आपको रचना हुई थी। ऐसा मतलब जो प्रमाण है वो आपको दिए जाते हैं बुक में, ठीक है ना। फिर है कि महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई थी, ये भी पूछा जाएगा। तो महाभारत की रचना जो है साथियों वो आपको संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में। तो आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो आप क्या कहोगे कि सर महाभारत की रचना जो है वो आपको संस्कृत भाषा में हुई थी। तो उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को समझ गए होंगे। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो डॉल, क्या है, डॉल, ठीक है ना, समझ गए। और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। और आपको पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन बैचेज जैसे जो होती है आपको ऑनलाइन बैचेज नहीं मिल पाती है। कारण क्या होता है कि ऑनलाइन बैच में बच्चों के साथ संवाद करना होता है, जबकि ऑफलाइन बैच में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन बैच में आपको क्या होता है कि एक कैमरे के सामने आपको स्वयं को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि ये क्लास जो है आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसमें हम केवल तथ्यपरक चीजों के बारे में ही क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई से मतलब रखना है, ठीक है ना। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। आप इसे देख लीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं 7 में। क्या कह रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा जो है वो आपको दी गई है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। साथियों, नेपोलियन की संख्या जो है ना वो आपको किसको दिया गया जानते हैं, तो वह आपको समुद्रगुप्त को अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। और समुद्रगुप्त जो है किस वंश का राजा है, तो यह आपको गुप्त वंश का क्या है कि आपको एक महान शासक था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि आपको मौर्य वंश के क्या थे कि आपको फाउंडर थे, क्या थे, फाउंडर थे। कनिष्क जो कि आपको कुषाण वंश के क्या थे कि आपको फाउंडर थे। उसके बाद जो है आपको हर्षवर्धन, यह जो है पुष्यभूति वंश से क्या करते हैं कि आपको संबंध रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये सभी जो है अपने समय में अलग अलग धर्मों को प्रोत्साहन दिए। जैसे देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य
जैन धर्म को प्रोत्साहित किए थे। समुद्रगुप्त जो है वो आपको वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित किए थे, जबकि कनिष्क और हर्षवर्धन के समय में जो है वो आपको बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा क्या हुआ था कि आपको विकास हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। और नेपोलियन कहाँ का शासक है, तो आपको फ्रांस का शासक, ठीक है ना। और पूछेंगे कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो अब आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा, यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, नेपोलियन को जो है वो आपको कहा जाता है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखने होंगे, और जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो मेरे भाई 16 महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था ना, वो आपको मगध था। कौन था, मगध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि 16 महाजन पद की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, क्या है, अंगुत्तर निकाय। इससे हमें 16 महाजन पदों के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। जबकि जैन ग्रंथ जो है वो आपको भगवती सूत्र, तो इस भगवती सूत्र से हमें 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो 16 महाजन पद है, ठीक है ना, इसका जो जानकारी मिलता है वो किससे मिलता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो जैन ग्रंथ आपको भगवती सूत्र से, और बौद्ध ग्रंथ जो है वो आपको अंगुत्तर निकाय से जो है वो आपको मिलती है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखने होंगे। तो यहाँ से एक बात आती है कि सबसे पहले महाजन पद हम कहते हैं किसको, तो देखिए, तो 6ठी शताब्दी में क्या होता है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजन पदों का उदय होता है। तो महाजन पद से पहले लोग क्या था कि आपको जन, मतलब जन नहीं कहेंगे उसको, क्या था कि आपको कबीला में बटा था, यानी कि कई सारे कबीला के लोग जो है वो आपको क्या थे, अलग अलग रहते थे। फिर कई सारे कबीला के लोग एक जगह संगठित हुए तो उसको कहा गया जन, क्या कहा गया, जन कहा गया, ठीक है ना। और कई जन जब एक साथ मिला तो उसको कहा गया आपको जनपद, क्या कहा गया, जनपद। और कई सारे जनपद जब एक साथ मिले तो उसको कहा गया महाजनपद, क्या कहा गया, महाजनपद। तो देखिए, तो इसको आप समझने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो हो गया आपको जनपद, क्या हो गया, जनपद। यानी जनपद करने का मतलब क्या हुआ कि कई सारे जो है आपको क्या है जानते हैं कि जन का जो समूह था, क्या था, समूह था, ठीक है ना। और कबीला क्या है, कबीला। देखिए, तो सबसे पहले लोग कबीला में बटे होते थे। कबीला के बाद जब कई सारे कबीला के लोग एक साथ संगठित हुए तो उसको कहा गया जन, जन से बड़ा हो गया जनपद, ठीक है ना। और जनपद, कई सारे जनपद मिलके जो है वो आपको महाजनपद का क्या किया कि आपको निर्माण किया। तो आपको ये सारे चीज अच्छे से याद रखने होंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी, गिरिव्रज, और बाद में जो है इसे पाटलिपुत्र आ गया था, ठीक है ना। यह उसके बाद है आपको अवंती, क्या है, अवंती है, कौशल है, ठीक है ना। कौशल की राजधानी आपको श्रावस्ती, गंधार की राजधानी जो है तक्षशिला, क्या है, तक्षशिला। अवंती की राजधानी उज्जैनी, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 8, इस 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। चलिए 9 में कह रहा कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। सबसे पहले जान लीजिए, इब्न बतूता एक यात्री था, और पूछ रहा है कि किस देश का था, ठीक है ना। तो देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है पुर्तगाल, उसके बाद कह रहा है आपको मोरक्को, उसके बाद कह रहा है मिस्र, फ्रांस। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोरक्को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मोरक्को कहने का मतलब हो गया, अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको अफ्रीका। और यह जो इब्न बतूता है यह मोरक्को का था। यह भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 से 1342 ईस्वी तक यह क्या था कि आपको रहा था। और इस अवधि में इसने अपना एक यात्रा वृतांत लिखा था। कौन जानते हैं, इब्न बतूता। और इब्न बतूता के यात्रा वृतांत का नाम जो है साथियों वह है आपको किताब उर रेहला। क्या नाम है उसका, किताब उर रेहला। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि रेहला किसने लिखा है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको इब्न बतूता ने क्या किया है कि आपको लिखा है। तो साथियों, ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह कौन था, तो वो आपको दिल्ली का सुल्तान था, जिसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है, ठीक है ना। और इसी को प्रिंस ऑफ मनी अर्स भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि बताइए कि प्रिंस ऑफ मनी अर्स किसको कहा जाता है, तो कहेंगे किसको जानते हैं,
तो यह मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT को, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और इब्न बतूता को, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने दिल्ली का काजी भी क्या किया था कि आपको नियुक्त किया था। ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो साथियों कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, सबसे पहले जान लीजिए। और इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ठीक है ना, यह किसके सम्मान में हुआ था। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इसका निर्माण कार्य जो था उसको क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। पहले ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका निर्माण कार्य जो शुरू कराया था वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लेकिन इसका निर्माण पूर्ण रूप से जो करवाया था वो कौन करवाया था, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश। और ये जो कुतुब मीनार है, ठीक है ना, इस कुतुब मीनार को सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको मरम्मत जो करवाया था वो कौन करवाया था। इसका मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है वो आपको कितनी है। तो साथियों इसकी जो ऊंचाई है ना वो आपको 72.5 मीटर या 237 फुट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर है कि कुतुब मीनार किस अवधि में बनकर तैयार हुआ था। तो 1199 से यह आपको 1220 की अवधि में बनकर क्या हुआ था कि आपको तैयार हुआ था। यह है कहाँ, तो याद रखिएगा कि यह जो है आपको दिल्ली में है, ठीक है ना। और कुतुब मीनार को साथियों यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल जो किया गया था 1993 में। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा डीप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो कंपटीशन वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि कंपटीशन में भी आपको यही चीज सब क्या करना है कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इधर देख रहे हैं जलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा यह खिलजी वंश का क्या था कि आपको फाउंडर था। इधर रजिया को देख रहे हैं, यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला सुल्तान थी, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी। आपको सीधे कह देना है, क्या जानते हैं, रजिया सुल्तान। कौन है, रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे क्या करा, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो साथियों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो किया था वो आपको रामानंद ने किया था। कौन किया था, रामानंद ने किया था, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। और रामानंद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए थे। कबीर निर्गुण विचारधारा के एक प्रमुख संत थे, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु इनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे, ये बंगाल के संत थे। गुरु नानक जिन्हें सिख धर्म का क्या है कि आपको संस्थापक जो है कहा जाता है। तो साथियों ये सारे चीज जो है आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी बताई गई है, तो वो आपको 12 बताई गई है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। चैतन्य महाप्रभु इन्होंने सबसे पहले झाल कीर्तन का प्रयोग जो है भक्ति के लिए किए थे। रामानंद भक्ति में सबसे पहले हिंदी भाषा का क्या किए थे कि आपको प्रयोग किए थे। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 12 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो देखिए तो कैप्टन हॉकिंस जो है ना साथियों जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था, 1608 में आया था और 1611 ईस्वी तक यह रहा था। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से जान लीजिए बहुत सारे मुगल बादशाह का नाम दिया गया है। अकबर, तो अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और यह 1556 में राजा बनता है और 1605 ईस्वी तक यह क्या करता है कि आपको शासन करता है। फिर यहाँ से जहांगीर के शासनकाल की अगर हम बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, इसे भी जान लेना है। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से क्या है कि आपको 1627 ईस्वी है, इसे आपको देख लेना है। फिर इसके बाद साथियों औरंगजेब का शासनकाल पूछा जाएगा। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से जो है 1707 ईस्वी है। और इधर देखिएगा आपको शाहजहां, तो शाहजहां का जो शासनकाल है मेरे भाई वो आपको 1627 से जो है 1658 है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का काफी ज्यादा क्या हुआ था कि आपको विकास हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है ना। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। इसके अलावे औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समय में चित्रकला का खूब विकास हुआ था, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर जिसे मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इसके काल में हिंदी साहित्य का खूब विकास हुआ था, इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है अकबर के काल को क्या है कि आपको कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 12 का जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं, कैप्टन हॉकिंस तो हो ही गया, इसके अलावा एक चीज और याद रख सकते हैं आप, क्या सर थॉमस रो, ठीक है ना, इन्हीं के दरबार में आए थे, ठीक है ना। इसके अलावा आप फ्रांसिस पेलसर्ट, इन्हीं के दरबार में आए हुए थे। तो जहांगीर के दरबार में सबसे ज्यादा जो है विदेशी आपको क्या था कि यात्री जो थे वो आपको आए हुए थे, ठीक है ना, मतलब व्यापार की अनुमति लेने के उद्देश्य से, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना। चलिए अब हम चलते हैं 13 में। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि दीन इलाही किससे संबंधित है। तो मेरे भाई दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था 1581 में। क्या है, 1581 में। अब 1581 ऑप्शन में नहीं रहेगा, 1582। और दीन इलाही जो है कोई आपको एक धर्म नहीं था, यह कई धर्मों का क्या था, मिला हुआ रूप था। और अकबर जो था एक सहिष्णु शासक था, इसलिए उसने क्या किया था कि सभी धर्मों के मतलब सम्मान करता था, सभी धर्मों का आदर करता था, ठीक है ना। तो इसे आपको देख लेना है। फिर यहाँ पे देखिए बाबर, यह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का बेटा हुमायूं, क्या है, हुमायूं जो ज्योतिष में काफी ज्यादा विश्वास रखता था। जहांगीर, ठीक है ना, यह आपको कौन था, तो अकबर का पुत्र था। और अकबर के खिलाफ जहांगीर ने क्या किया था कि आपको 1500 कितना में था, आपको 99 में, कितना में, 1599 में क्या कर दिया था कि आपको विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना। यानी कि सत्ता प्राप्ति के लिए और भी बहुत सारे कारण थे, ठीक है ना। और जहांगीर जो था वो आपको अकबर का एक प्यारा सा पुत्र था। कारण क्या है कि अकबर को जब संतानें नहीं हो रही थी तो अकबर जो था आपको आगरा स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जब गया था तो उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर को नामक जो संतान है वो आपको अकबर को क्या हुआ था कि आपको प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। इसलिए ये बेचारा जो था थोड़ा ज्यादा लाडला था। और आप लोग भी देखते होगा कि हम लोग के समाज में कि जो बच्चे काफी मान्यता के बाद जन्म लेते हैं उसका मानधन जो होता है कुछ ज्यादा होता है। तो ऐसा ही समझ आइए, जहांगीर था यह एक बिगड़ा लड़का था, ठीक है ना। गांव में जिसको नहीं कहते कि बिगड़ा हुआ लड़का, वैसा था कौन, जानते हैं, तो आपको जहांगीर, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए पूछना गया कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो मेरे भाई स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो आपको शाहजहां के समय में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास कहेंगे वो आपको शाहजहां के समय में। चित्रकला का सबसे अधिक विकास कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको किसके, जहांगीर के शासनकाल में। हिंदी साहित्य का सबसे अधिक विकास कहेंगे तो हिंदी साहित्य का सबसे अधिक विकास जो है वह आपको किसके समय में हुआ था, जानते हैं, तो वो आपको यानी कि अकबर के समय में। और ये जो औरंगजेब है इसको हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको आलमगीर के नाम से जानते हैं। तो साथियों ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 15 में। आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम मुगल बादशाह के बारे में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन कह रहा है शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। और भारत में पूछेंगे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो कहेंगे वो आपको बाबर। और एक चीज याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं, रंगीला बादशाह। ये सब थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको औरंगजेब, जिंदा पीर इसको कहते हैं, ये सब जानते ही है, ठीक है ना। शाहजहां के जो मूल नाम है वो आपको खुर्रम है, क्या है, खुर्रम है। तो ये सब कुछ बताए हुए इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया जाता है 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने के कारण। और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है कि 1862 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और बहादुर शाह जफर 1857 के सिपाही विद्रोह के क्या थे कि आपको राष्ट्रीय नेता थे, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से देख लेना है। आप चलिए अब हम चलते हैं आपको 17 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1906 में। और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन होते हैं, तो आपको आगा खां और आपको समीउल्लाह खां। 1907 में कांग्रेस में क्या होता है कि सूरत अधिवेशन में आपको फूट पड़ता है और कांग्रेस का गरम दल और नरम दल जो होता है वो आपको क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो पूछेंगे कि बताइए 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वो कौन किया था, तो वह आपको रास बिहारी बोस ने किया था। कौन किया था, रास बिहारी
बोस ने सूरत अधिवेशन की क्या किया था कि आपको अध्यक्षता किया था। तो साथियों ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग भारत की एक सांप्रदायिक पार्टी थी, ठीक है ना, जिसकी स्थापना आपको 1906 में की जाती है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। कहाँ की जाती है? ढाका में। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। और ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश की क्या है कि आपको राजधानी है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आपको आज्ञा पत्र के द्वारा। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो आपको कब? तो 1600 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, इससे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कब? तो आपको 1498 ईस्वी में। तो देखिए तब यूरोपीय कंपनियां जिसकी स्थापना कब कब हुई थी भारत में, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में। उसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मेरे भाई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है 1616 ईस्वी में। उसके बाद है आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। और स्वीडिश की जो स्थापना होती है वो आपको कब होती है? तो वह आपको 1731 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हमने इन सभी चीजों को देख लिया, ठीक है ना। अब चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, लेकिन उससे पहले इस लिस्ट को आपको अच्छे से याद रखने होंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा सफलता पाया वो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, जो भारत को लगभग 200 वर्षों तक अपना गुलाम जो है बनाकर रखा, ठीक है ना। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 18 में। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो मेरे भाई 1920 ईस्वी में जो है ना वो आपको असहयोग आंदोलन हुआ था, इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि और कौन सा आंदोलन कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन यह आपको 1919-20 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए असहयोग आंदोलन जो कि आपको 1920 से 22 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 तक चला था, इसे आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 पहले टर्म में। दूसरा टर्म में जो है 1932 से 1934 तक चला था। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो आपको बी हो जाएगा। इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। और गांधी जी द्वारा शुरू किया गया जो पहला जन आंदोलन था ना मेरे भाई, वो आपको कौन था जानते हैं? वो आपको असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना। तो जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। और आपकी क्लास जो है अब रेगुलर जो है चलेगी। थोड़ा बहुत हमें अभी भी मेडिकल इशू है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम थोड़ा बहुत झेल लेंगे। कितना दिन रेस्ट ले, ठीक है ना। तो जितना तक होता है हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है और भी विषय जो है धीरे धीरे जो है आपको ये सारे विषयों को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 19 में। क्या करें सुनिए। कह रहा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो भाई मेरे डांडी जो है ना वो आपको गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। इसी में पूछ देंगे वर्धा। देखिए जो इंपोर्टेंट जगह सब है उसको हम बात करते हैं जो आपके हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। चंपारण क्या है? चंपारण जो कि आपको कहाँ है? तो कहेंगे बिहार में। लखनऊ जो कि आपको उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण है कहाँ? बिहार में। ऐसे क्वेश्चन से पूछा जाता है। डंडी जो है आपको यात्रा जो कि आपको 12 मार्च 1930 से क्या हुआ था कि आपको 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कि 24 दिन जो है यह यात्रा चली थी। तो यह जो डांडी है ना वो है आपको कहाँ? तो गुजरात स्थित एक गांव का नाम है। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 20 में देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मेरे भाई पूना समझौता जो होता है वो आपको 24 सितंबर 1932 को, ठीक है ना। इसके बीच होता है। एक तरफ होते हैं महात्मा गांधी। कौन होते हैं? महात्मा गांधी। और दूसरी तरफ जो होते हैं वो आपको कौन होते हैं? तो आपको बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों लोगों के बीच में जो है आपको पूना समझौता जो है वो आपको होती है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी क्या कि बताइए कि ये जो पूना समझौता है क्या है? पूना समझौता है ये क्यों हुआ था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था कि आपको सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। इसी से क्षुब्ध होकर गांधी जी जो है पूना के जो जेल है, ठीक है ना, यरवदा जेल, उसमें आमरण अनशन शुरू कर दिए थे। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है कि आपको
और भी ईयर जो है इसमें दिया गया है, उस ईयर के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से ईयर दिए गए हैं, जरा सा आप लोग उसे देख लेंगे। देखिए सुनिए, 1934 में क्या होता है, तो आपको कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होती है। तो सब बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो 20 देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए दिल्ली चलो का नारा जो है वो आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो दिल्ली चलो, ठीक है ना। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, इस सब का नारा जो दिए थे ना वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है का नारा दिए थे। राजेंद्र प्रसाद जी, इन्हें हम लोग अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से जानते हैं। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो आपको बनते हैं। ये सब कुछ आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में और आपको 1939 में। तो 1938 में आपको कहाँ बने थे, हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 में आपको त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है ना। लेकिन 1939 में गांधी जी से क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का विवाद हो जाता है। इसके बाद वो क्या कहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पद देते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है आपको फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना। तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इस सभी चीज को आपको बढ़िया से देखना है। चलिए अब हम चलते हैं 22 में क्या कर रहे हैं, सुनिए। काला कानून किसे कहा गया है, तो देखिए तो रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा था जानते हैं, कि आपको काला कानून कहा था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट भारत आता है कब, तो यह आपको 1919 ईस्वी में क्या होता है कि आपको भारत आता है। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। और इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही मात्र गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि रॉलेट एक्ट लाया ही गया था इसलिए ताकि भारत में जो उठ रही राष्ट्रवादी भावना है उसको क्या कर दिया जाए, कि आपको दबा दिया जाए, ठीक है ना। तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 23 में। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो साथियों 1942 में जो है ना वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 से 1944 तक चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो आपको अंग्रेजी सत्ता की क्या कर दिया था, कि आपको नींव हिलाकर जो है वो आपको रख दिया था, ठीक है ना। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 24 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति को ही हम लोग कहते हैं मसौदा समिति, इसी को हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके जो अध्यक्ष थे ना वो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ से एक बात आती है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो देखिए प्रारूप समिति का गठन जो है वो आपको 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या पूछेंगे तो वो आपको 7, ठीक है ना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसका काम क्या था प्रारूप समिति का, तो कहेंगे संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ देख लेना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की बैठक का जो पहला बैठक हुआ था उसकी ये क्या कहते हैं, अध्यक्षता किए थे। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 25 में। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें, देखिए कह रहा है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में और संविधान में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको संविधान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता है किसमें है, संविधान में। क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो देख रहे हैं संप्रभुता जो है किसमें निहित है, तो आपको संविधान में, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको देख लेना है। कहीं कहीं ऑप्शन में राष्ट्रपति भी दे दिया रहता है, ठीक है ना। तो देखिए तो अगर राष्ट्रपति दिया रहे, ठीक है ना, संविधान नहीं रहे तब आप वहां पे मार सकते हैं। दूसरी बात क्या रहेगा कि कभी कभी इसका आंसर जनता भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जनता रहेगा तो वहां पर हम जनता को देखेंगे, किसको देखेंगे, जनता को देखेंगे। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। और अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है ना। न्यायपालिका में अभी जो सर्वोच्च पद पे है वो आपको कौन है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, ठीक है ना, वो आपको डी.वाई. चंद्रचूड़ है। तो साथियों आज हम लोग क्या किए कि 2013 में जितने भी पूछे गए प्रश्न थे सारे प्रश्नों का एनालिसिस जो है हम लोग कर लिए। कल से हम लोग क्या करेंगे कि 2012 में पूछे गए जो भी प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे।